उनके पास प्लानिंग थी, शासन करती जमात बनने की प्लानिंग थी, ऐसे नहीं केवल कह रहे थे। उनके पास प्लानिंग थी कि कैसे शासन करती जमात बनना है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये सारा सब कुछ सोच समझकर कर रहे थे और ये लड़ाई लड़ रहे थे। आर्यल चंदापुरी जब बाबा साहब अम्बेडकर के पास गए कि आपने इस्तीफा दिया है ओबीसी के लिए, हम आपकी रैली पटना में कराना चाहते हैं, बाबा साहब ने उनको समझ लिया और नेहरू जी ने उनको तोड़ने की कोशिश किया, वो नहीं टूटे। तो वो रोकने का काम कर रहे थे और बाबा साहब और जो हमारे समझदार लोग थे वो इकट्ठा आने की कोशिश कर रहे थे। और लखनऊ में जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का सम्मेलन हुआ उसमें ओबीसी के लोगों ने कहा कि बाबा साहब आप जैसा नेतृत्व शेड्यूल कास्ट के लोगों को मिला इसलिए उनको अधिकार मिल गए, लेकिन हमारे पास आप जैसा कोई नेतृत्व नहीं है, इसलिए हम लोग चाहते हैं आप ही हमारा नेतृत्व करें। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सार्वजनिक रूप से जवाब देते हुए कहा कि जिस दिन शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के लोग एक साथ आ गए उस दिन गोविंद वल्लभ पंत जैसे ब्राह्मण आपके जूते का फीता खोलने में गर्व महसूस करेंगे। और गोविंद वल्लभ पंत कोई अहरे गहरे ब्राह्मण नहीं थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। बाबा साहब का कॉन्सेप्ट क्लियर था, इसलिए बाबा साहब ने जब आरपीआई बनाई तो सबको शामिल किया उसमें। तो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर था और हमारे दुश्मनों का भी कॉन्सेप्ट क्लियर था कि एससी एसटी को अगर रिजर्वेशन मिल गया है, अगर ओबीसी को भी रिजर्वेशन मिल गया तो एससी रिजर्व कैटेगरी, एसटी रिजर्व कैटेगरी, ओबीसी रिजर्व कैटेगरी तीनों के समान हित हो जाएंगे, तीनों के समान हित हो जाएंगे, तीनों साथ मिलकर लड़ेंगे, तीनों साथ मिलकर लड़ेंगे तो हमारे साथ कौन खड़ा होगा। तो उन्होंने पूरी जान लगा दिया कि ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, उसके लिए पूरी ताकत लगा दी। बाबा साहब ने दबाव बनाया तो काका साहब कालेलकर कमीशन बनाया और बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या के बाद कालेलकर कमीशन को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। पूरी ताकत लगा दिया कि ओबीसी रिजर्व कैटेगरी में नहीं होना चाहिए और उसका नतीजा ये रहा कि 90 तक ओबीसी को इंतजार करना पड़ा, लड़ाई लड़नी पड़ी और तब जाकर के ओबीसी को 52 को 27% मिला, वो भी पूरा हक नहीं मिला और उसमें भी क्रीमी लेयर लगा दिया गया। तो हमको समझने वाली ये बात है कि वो जनगणना क्यों रोक कर रखे, वो ओबीसी को अधिकार क्यों नहीं देना चाहते, क्योंकि वो चाहते हैं ओबीसी उनके पाले में खड़ा। ओबीसी उनके, अगर ओबीसी पढ़ा लिखा हो जाएगा, समझदार हो जाएगा तो उनकी तरफ क्यों खड़ा रहेगा, जहां उसका हित है वहां खड़ा रहेगा। वो नहीं होना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने गिनती रोक दिया। अगर गिनती होती तो हर 10 साल में आंकड़े आते, ओबीसी 52% और ब्राह्मण 3.5%, ओबीसी 52%, ब्राह्मण 3.5%, तो क्या होता। ओबीसी के दिमाग की बत्ती जलती कि अरे हम 52%, ये 3.5%, ये बार बार सरकार बना रहा है और हम 52% होके बना ही नहीं पा रहे। दिमाग की बत्ती जलती तो इसलिए बंद कर दिया और ज्वाइंट खाता खोल दिया। ज्वाइंट खाता समझते हैं, हमारे पास 52 रुपया है, आपके पास 3 रुपया है, हमारा आपका ज्वाइंट खाता खुल गया, निकालने का अधिकार आपके पास हो गया, जमा करने का अधिकार हमारे पास भी है, जमा हम कर सकते हैं, निकाल अकेले वही सकता है। तो ओबीसी का यही हाल है कि हिंदू के नाम पर तो गिनती हो जा रही है ब्राह्मणों के साथ में, लेकिन उसका पूरा का पूरा फायदा केवल वही लोग उठा रहे हैं और ओबीसी के लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन अब इन सब बातों का एहसास कैसे होगा ओबीसी से, एहसास तो कराना होगा ना। देखिए एहसास से ज्योतिबा फूले को जब ब्राह्मणों ने धक्के मारकर बाहर किया तो ज्योतिबा फूले उस ब्राह्मण से नहीं लड़ने गए व्यक्तिगत जिसने धक्के मारा, चाहते तो उससे ही लड़, उससे व्यक्तिगत नहीं लड़े हो। उन्होंने सोचा क्यों ऐसा हो, फिर उन्होंने देखा कि जिनके गले में मटका पीछे झाड़ू बंधा है ये तो खुश है, जा रहे हैं हंसते खेलते हुए। ये क्यों है भाई, हमको तो धक्का मारा गया, इतना अपमान हमको लग रहा है, इनको तो और ज्यादा लगना चाहिए, इनको लग नहीं रहा है। तो ज्योतिबा फूले को समझ में आया कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे एहसास हो रहा है और इनको एहसास ही नहीं हो रहा है इनके साथ क्या हो रहा है, तो इनको एहसास कराना होगा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो
वो गुलामी की जंजीरें स्वयं तोड़ देंगे। तो अभी ये कह रहे थे जो ओबीसी समझ जाता है फिर वो काम करता है, तो उसको एहसास हो जाता है, यही एहसास कराना है। जो सिस्टम चल रहा, देखो सबके साथ गलत हो रहा, भेदभाव हो रहा, चली आ रही, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही, छुआछूत भेदभाव पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही ना समाज में ही हमारे। आज भी देखो वही आदमी रोज जाता है, अपना गिलास साफ करके रख देता है या उसको दूसरे गिलास में पानी मिल जाता है, होता है ना गाँव देहात, अभी भी होता है। या थाली बर्तन उसका अलग रखा जाता है, होता कि नहीं होता? और उसको बुरा नहीं लगता, बल्कि वो खुद ही जाता है तो अपनी जाति बिरादरी बता देता है पहले ही, भैया जान जाओ और उसमें ही लेके आना है कि नहीं? क्योंकि उसको लगता है यही सही है, क्योंकि यही चला आ रहा है परंपरा से। लेकिन आपने एक दिन मीटिंग ले लिया, आपने एक दिन मीटिंग ले लिया, उसको एहसास हो गया गलत तो हो रहा है यार, उसको अभी तक एहसास नहीं था। जिस दिन वो आपकी मीटिंग में आ गया उसको लग गया गलत तो दूसरे दिन जाएगा, पानी नहीं पिया। वही आदमी जो रोज जा रहा था, रोज पी रहा था, रोज खाना खा रहा था, जो अलग गिलास अलग बर्तन उसके लिए रखा गया है उसमें, उसी को जब वो आपकी मीटिंग में आ गया उसको एहसास हो गया कि ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है, हम भी इंसान ये भी इंसान, तो अलग अलग थाली गिलास क्यों, हमको नीच क्यों मान रहा, अछूत क्यों मान रहा, ये तो गलत है। जब उसको इस बात का एहसास हो गया कि ये गलत है, दूसरे दिन जाएगा कि हमको प्यास नहीं, पानी नहीं, कम से कम इतना तो कहेगा। अगर झगड़ा नहीं कर पाएगा, कम से कम इतना कहेगा, वो पानी लेके नहीं पानी नहीं पिएगा, क्योंकि वो जान रहा है तुम हमको नीच मान रहे हो, अलग गिलास में दे रहे हो। तो ये एहसास कराने का सारा मामला है। इसी प्रकार से ओबीसी समाज को भी एहसास कराने का मामला है, जो उसके साथ में हो रहा है उसका एहसास कराना। हो तो रोज रहा है, लेकिन होने भर से पता नहीं चलता है जब तक कोई तीसरा आदमी उसको बताए ना कि ये गलत आपके साथ है। तो ये जो इतनी बड़ी आबादी वाला समाज है, जिसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर कोशिश कर रहे और कहा कि अगर ये साथ में आ जाए तो गोविंद बल्लभ पंत जैसे ब्राह्मण जूते का फीता खोलने में गर्व महसूस करेंगे। बाबा साहब ने कहा और मान्यवर काशीराम साहब ने उत्तर प्रदेश में उसको प्रैक्टिकल किया और नारा लगा। जब मुलायम सिंह और काशीराम साहब मिले तो नारा लगा उत्तर प्रदेश में, मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। क्योंकि मंदिर आंदोलन के बाद इन लोगों ने सरकार बना लिया, दोनों ने मिलकर सरकार बना लिया उत्तर प्रदेश में। तो नारा लगा कि मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। और जब इनके विधायकों की बेइज्जती करने की सोचा उन लोगों ने तो मारपीट हो गई, और मारपीट इतना बढ़ गई विधानसभा के अंदर कि केसरी नाथ त्रिपाठी को विधानसभा से स्ट्रेचर पर उठाकर बाहर ले जाना पड़ा। तो ये हो चुका, जो बाबा साहब ने कहा वो हो गया। तो तब से ये लोग अलर्ट हो गए, कभी इकट्ठा नहीं होंगे, ये लोग अलर्ट हो गए। तो हमको ये समझने की जरूरत है कि इस देश में अगर हमको शासक बनना है तो हमको ये तय करना पड़ेगा कि हमारे लोग दुश्मनों के खेमे में नहीं रहने चाहिए। हमारे लोग जो दुश्मनों के खेमे में हैं उनको बाहर निकालना। नहीं तो मूवमेंट तो हम चलाते रहेंगे, मूवमेंट नहीं रुकने वाला, मूवमेंट चलता रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। लेकिन अगर मूवमेंट में सफलता आपको हासिल करना है तो हमारे जो लोग दुश्मनों के खेमे में हैं उनको बाहर निकालना पड़ेगा। और ओबीसी का बड़ा हिस्सा उस खेमे में है, इसलिए ज्यादा मेहनत वहां करना पड़ेगा। उसको लापरवाही से लेने की जरूरत नहीं थी। अगर बिहार में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का अधिवेशन हो रहा है तो ये बिहार के लिए अवसर था, ये अवसर था कि बिहार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस मनवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था से बाहर निकाला जाए। बाबा साहब लड़ाई लड़ रहे थे ओबीसी आरक्षण की, काशीराम साहब ने नारा दिया मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। और वामन मेश्राम साहब ने जब भारत मुक्ति मोर्चा बनाया तो आंदोलन का पहला मुद्दा रखा जाति जनगणना का, कि जानवरों की गिनती होती है मगर ओबीसी की गिनती नहीं होती। बिना सोचे समझे कर रहे, बिना सोचे समझे बाबा साहब कर रहे थे, बिना सोचे समझे काशीराम साहब कर रहे थे और बिना सोचे समझे मेश्राम साहब कर रहे थे। बिना सोचे समझे नहीं कर रहे। मेश्राम साहब के आप भाषण उठाकर देख लो, सबसे ज्यादा ओबीसी पर क्यों बोलते? क्योंकि उनको पता है सबसे ज्यादा इनके ऊपर काम करने की जरूरत है, इनको वहां से निकालना जरूरी है जहां ये फंसे हुए हैं, तब ये व्यवस्था कमजोर हो।
क्योंकि ब्राह्मणवाद का जो तंबू है, उसका जो सबसे मजबूत बंबू है वो ओबीसी है। जब तक उसको नहीं हिलाएंगे तब तक वो हिलेगा नहीं, उसको हिलाना पड़ेगा, उसके बदौलत ही वो मजबूत है। और अगर वो हट गया तो जितना ऊपर है ना उतना तेजी से धड़ाम से नीचे आएगा और मामला हल हो जाएगा। केवल वो हट जाए, धड़ाम से नीचे आ जाए। तो इस पर हम लोगों को भी गंभीरता से सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की नींव भी इसीलिए रखी गई संगठन के द्वारा कि अगर ओबीसी के लोगों को जोड़ना है तो ओबीसी के लोगों का फूले साहू अंबेडकर पेरियार की विचारधारा के आधार पर स्वतंत्र संगठन जब दिखाई देगा तो उसमें लोग आएंगे। तो इसके लिए तो ये किया, इसके लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा बनाया गया कि पिछड़े वर्ग का संगठन। तो अब हम लोगों की क्या जिम्मेदारी है कि हम ज्यादा मेहनत करके उस पर काम करें और लोगों को जोड़ने का ही राज किया जा सकता है। एससी रिजर्व कैटेगरी है, एसटी रिजर्व कैटेगरी है, ओबीसी रिजर्व कैटेगरी है, इनको इकट्ठा होने में क्या दिक्कत है? तो सबके हित समान हो गए। ओबीसी के और ब्राह्मणों के हित समान नहीं, ओबीसी के और ब्राह्मणों के हित क्यों नहीं समान है? अगर ब्राह्मण नौकरियों पर कब्जा किया हुआ है, शरद जी जब राज्यसभा में थे तो उन्होंने पूछा कि कितने % नौकरियों में, तो कार्मिक मंत्रालय ने लिख कर दिया 79.2% क्लास 1 क्लास 2 की नौकरियों में ब्राह्मण और ऊंची जाति के लोग। अगर 80% उनका कब्जा है तो ओबीसी को कैसे दे देंगे 52% 60%? अगर देंगे तो किसका घटेगा? तो ओबीसी का और ब्राह्मणों का हित तो टकरा रहा है। तो इनकी दोस्ती कैसे हो सकती है? इनकी दोस्ती तब तक हो सकती है जब तक ओबीसी अज्ञानी है। अगर ओबीसी को जानकारी मिल गई, ज्ञान मिल गया, तो ये दोस्ती टूट जाएगी। क्योंकि जैसे ही अपने हक की बात करेगा, हमें 52%, 60%, 65% संख्या के अनुपात में चाहिए, ऐसे ही ब्राह्मण कहेगा अरे तुमको इतना चाहिए, तो उसका विरोध करेगा, दोस्ती टूट जाएगी। तो दोस्ती ओबीसी की किससे हो सकती है? शेड्यूल कास्ट को, अगर ओबीसी को संख्या के अनुपात में मिल जाए शेड्यूल कास्ट को, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो आंदोलन ही चला रहे हैं शेड्यूल कास्ट के लोग कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मानव काशीराम साहब से लेकर बाबा साहब से लेकर आज तक चला ही रहे, कोई दिक्कत नहीं। शेड्यूल ट्राइब को भी कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग माइनॉरिटीज के लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी ने नाजायज कब्जा नहीं किया। कब्जा जिन्होंने किया है उनको ही दिक्कत है, बाकी किसी को दिक्कत नहीं है। तो ये सब स्वाभाविक रूप से मित्र हैं, ये सब स्वाभाविक मित्र हैं, इनमें कोई टकराव नहीं और सबके साथ छुआछूत है, सबके साथ भेदभाव है, सबके साथ ऊंच नीच है। किसी के पास थोड़ा ज्यादा होगा और किसी के साथ थोड़ा कम होगा, लेकिन अन्याय अत्याचार ब्राह्मणवादी व्यवस्था का सबके साथ है। तो इस दृष्टि से भी ये स्वाभाविक मित्र है। तो हमारी समस्याएं एक हैं और हमारे हित आपस में टकरा नहीं रहे, लेकिन जिनके साथ ओबीसी है उनके हित और ओबीसी के हित टकरा रहे हैं। इसलिए वो क्या चाहता है? ओबीसी कांवड़ यात्रा निकाले, ओबीसी बजरंग दल में रहे, ओबीसी हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़े। वो यही चाहते हैं। जब ये लड़ेगा तो अपने शिक्षा की बात नहीं करेगा, अपनी नौकरी की बात नहीं करेगा, अपने रोजगार की बात नहीं करेगा, अपने आरक्षण की बात नहीं करेगा, तो वो दूसरी जगह बिजी रहेगा और उसका वोट लेकर हम देश की सत्ता व्यवस्था पर कब्जा करते रहेंगे। तो इसलिए वो दूसरी तरफ बोल रहा है, दूसरी तरफ ओबीसी को डाइवर्ट कर रहा है। वो ओबीसी को धार्मिक आंदोलन की तरफ डाइवर्ट कर रहा है, हिंदू मुसलमान की लड़ाई की तरफ डाइवर्ट कर रहा है। वो इसलिए नहीं डाइवर्ट कर रहा है वो मुसलमानों का दुश्मन। अरे वो मुगलों के दुश्मन नहीं थे, मुगलों के दरबार में सबसे ज्यादा कौन लोग? वही लोग थे ना। तो कहां से दुश्मन है? वो दुश्मन नहीं है। उन्होंने जो पाप किया है उस पाप को छुपाने के लिए हिंदू मुसलमान कर रहे। पाप क्या है? हमारा हक खा के बैठे, वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था बना के बैठे हैं, सबको नीच अछूत सूत्र बना के बैठे हैं। अब अगर ये जानकारी सबको हो जाए, ये चर्चा देश में हो जाए, तो फिर वो देश में शासक
नहीं बन सकते हैं, उनको लगता है इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, इसको डाइवर्ट करना है, तो हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान जितना होगा उतना ज्यादा हम बचे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। वो तो खुद को सुरक्षित रखने के लिए कि हमारा राजपाट बना रहे, इसके लिए हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं। बाकी तमाम आरएसएस बीजेपी के नेता हैं जिनकी बेटियों की शादी मुसलमानों के साथ नहीं हुई, बहुत सारे। तो ये बात ओबीसी के लोगों को समझाना है कि भैया जहां तुम हो तो 3 समय तुम हिंदू हो। पहले जब चंदा लेना हो, दूसरा जब वोट लेना हो, और तीसरा जब मुसलमान से लड़ना हो। तब हिंदू और उत्तर प्रदेश के इटावा में यादव जी चले गए भागवत कथा सुनाने पंडित जी को, तो पंडित जी लोगों ने जम के पिटाई की, और जम के पीटने के बाद महिला का मूत्र से शुद्ध किया यादव जी को। तब यादव जी हिंदू नहीं है। अब कहते हैं कि भैया भागवत जो कृष्ण भगवान के वंशज है यादव जी। अब यादव जी कृष्ण भगवान के वंशज, तो भागवत कथा किसकी है? भागवत कथा कृष्ण की है ना। अब कृष्ण का वंशज ही कृष्ण की भागवत कथा नहीं कह सकता है, तो आप बताओ कि हम कौन वाले हिंदू हैं? कौन वाले? अखिलेश यादव कौन से हिंदू है भाई? मुख्यमंत्री रहते हुए घर शुद्ध कर दिया गया। द्रौपदी मुर्मू कौन सी हिंदू है? मंदिर में नहीं जाने दिया गया। रामनाथ कोविंद कौन से हिंदू है? मंदिर में नहीं जाने दिया गया राष्ट्रपति जैसे पद पर रहने पर। तो आप बताइए कि क्या है, ये क्यों है? ये इसलिए है कि 3 समय केवल हमारा उनका मामला हिंदू का रहेगा, क्योंकि वोट लेना है तो अगर सूद अछूत कह के वोट मांगेंगे तो कोई देगा? लाठी निकालेगा, बोलेगा ढूंढ ही रहे थे सूत्र किसने बनाया, अछूत किसने बनाया, अच्छा हुआ आगे बताने के लिए लाओ लाठी इधर है। वो जानते हैं इससे वोट नहीं मिलेगा, लेकिन जब कहते तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। मोहल्ले में जाकर आरएसएस वाले घर घर से खिचड़ी उचड़ी के लिए किसी के घर से चावल मांग लिया, किसी से घर से दाल मांग लिया, किसी के घर से नमक मांग लिया, एक जगह पका के खिला दिया, तो सबको लगा अब जात पात खत्म हो गई। और उधर प्रशासन पर पूरा कब्जा कर लिया और ये खिला के वोट पूरा बटोल, और सबको लगा अब खत्म जात पात हो। तो ये जो साजिश है, ये साजिश अगर ओबीसी के लोगों को समझा दिया जाए, ऐसा नहीं समझ रहे, हम तो रोज ये काम कर रहे हैं। तो लोग समझने के लिए तैयार हैं, समझाने के लिए ज्यादा डेडिकेटेड, ज्यादा समर्पित होकर काम करना पड़ेगा। हमारा दुश्मन ओबीसी पर बहुत ज्यादा काम कर रहा है। देखो प्रधानमंत्री बनाया नहीं बनाया, क्यों बना दिया? वो चाहता है कि ओबीसी हमारे कैप्चर से बाहर नहीं जाना चाहिए, हमारी पकड़ से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके लिए जो भी कुर्बानी देना पड़े दे दो। ये बाहर गया तो हमारी सत्ता गई, इसलिए ये बाहर नहीं जाना चाहिए। तो हमको तो केवल जागृत करना है, हमको केवल जागृत करना है। और अगर SC ST के लोग जागृत करते हैं तो SC ST के बात का क्या जाता है? अगर ओबीसी लड़ेगा तो जिनका 80% कब्जा है उनसे न छीनेगा। SC ST के बाद के कुछ जाने वाला है, उसके घर से कुछ जाने वाला, उसके घर से क्या जाने वाला है? अरे जिनके पास है वो डरे ना, मुसलमान से क्या चला जाएगा? जिनके पास सिस्टम में कुछ मिला ही नहीं उनको, उनसे क्या जाएगा? जिनके पास नहीं है उनका जाएगा। तो इसलिए ओबीसी को जागृत करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ओबीसी को संगठित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ओबीसी जागृत हो गए, 60-65% है, आधा भी जागृत, 30-35% भी जागृत हो गया, तो भी देश में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। अभी जितना हम लोगों ने जागृत किया उसका असर दिखाई दे रहा है कि आरएसएस के लोगों को प्रधानमंत्री ओबीसी का बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये अपने आप नहीं होना पड़ा, ये हम लोगों की जागृति की वजह से होना पड़ा। जाति जनगणना के लिए कबूल करना पड़ा, हम करेंगे नहीं करेंगे भविष्य की बात है, लेकिन कबूल करना पड़ा। कांग्रेस जो आजादी के बाद से रोक कर रखी, उसका नेता घूम रहा है
बोल रहा जाति जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? और मोदी जी बिहार आए थे, बोल के गए कि नहीं जाति जनगणना हम कराएं? तो क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि ये दबाव पड़ रहा है। जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, वामसेप के द्वारा जो जागृति चलाई जा रही है, इसका दबाव है कि ये जागृति का असर इतना हो रहा है कि अब लोग पूछ रहे हैं, कहते हिंदू हो भाई, तो चलो ठीक है हिंदू हो, लेकिन ये बताओ जानवर को गिन रहे हो, हमको क्यों नहीं गिन रहे? अब इसका किस बीजेपी आरएसएस के नेता के पास जवाब? किसी के पास जवाब नहीं। तो इसलिए वो कह रहे हैं नहीं नहीं अब हम करेंगे, वोट लेना है। और फिर तारीख बता दिया 2027 में शुरू करेंगे। वोट बिहार में ले लेगा, अभी वोट अभी ले लेगा बिहार में, और तारीख बता दी है कि 27 में करेंगे। तब तक यूपी में भी ले लेगा, बंगाल में भी ले लेगा, और कई राज्यों में ले लेगा, और 27 करते करते 29 आ जाएगा तो 29 में भी ले लेगा। और उसके बाद क्या करना है बाद में देख ले, जैसे कांग्रेस वालों ने किया 2011 में। तो आप क्या करोगे? आप गुस्सा हो जाओगे तो क्या करोगे? बदल दोगे तो बीजेपी को हटा दोगे, कांग्रेस को ले आओगे। पहले कांग्रेस से गुस्सा थे 2014 में, बहुत ज्यादा गुस्सा थे हम लोग, तो कांग्रेस से जब बहुत ज्यादा गुस्सा थे तो बीजेपी को ले आए। अब बीजेपी से बहुत ज्यादा गुस्सा